में हमने डिफरेंस देख लिया था, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है ये, ठीक है। तो एक बार जस्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, बताओ बेटा, डिफाइन ऑर्डर। एक मिनट बोलने दीजिए एक को। अब बेटा यही तो है, अब आप यही सम ऑफ एक्सप्रेशन कुछ लिख के आ जाओगे, फिर कहोगे जो आपने बताया हमने वही लिखा, लेकिन टीचर ने काट दिया। ऐसा थोड़ी, ये सम ऑफ एक्सप्रेशन की कौन सी डेफिनेशन ही नहीं है। हाँ बेटा आप बोलो लास्ट। चलो ये फिर भी कुछ बेटर है, लेकिन हमेशा थोड़ी होता है। हाँ भाई, डिफाइन ऑर्डर गलत बात है बेटा, पढ़ के आओगे तो ही फायदा है, रिवीजन में भी नहीं पढ़ के आओगे तो कैसे होगा। आप बोलो बेटा। और इसीलिए मैं बहुत कम कम पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं कि एक दिन में 4 टॉपिक पढ़ा दिए। बेटा ऑर्डर, तो इसमें मेन वर्ड जो आप छोड़ रहे थे वो था रेट लॉ स्टेप, मतलब स्लो स्टेप, जिसे रेट लॉ कहते हैं। और एक्टिव मासेस की पावर कहनी है, कंसंट्रेशन से ज्यादा अच्छा टर्म एक्टिव मासेस है, बिल्कुल। मतलब एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ परफेक्ट ना हो, लेकिन सारे जो मेन वर्ड्स हैं वो तो हो, ठीक है। ये क्या तरीका, सम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब कौन सी एक्सप्रेशन है भैया, हंसने वाले एक्सप्रेशन, रोने वाले एक्सप्रेशन, ये कोई तरीका नहीं है, ठीक है। वेरी बैड, आप लोग से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप पढ़ के नहीं। डिफाइन या डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी, एनी थ्री, कोई थी। गुड, ठीक है, एक हो गया, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है, मॉलिक्युलरिटी थ्योरेटिकल है। नेक्स्ट, वेरी गुड, ऑर्डर कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन और होल नंबर। होल नंबर तो होगा ही होगा ना, इसलिए ऑर्डर कैन बी एनी। वेरी गुड, ऑलवेज होल नंबर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 2 बिल्कुल सही। एक और बताओ। गुड, चलिए वेरी गुड। वैसे ये इसको बोलना नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने पहला पॉइंट बोला थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल, तो वो हो गया ना। तो एक्सप्रेशन तो एक्सपेरिमेंट से आता है, तो वो हो गया। हाँ मतलब चलो, पहला कह रहे डेफिनेशन कर देंगे, दूसरा ये। हाँ बेटा, अब आप बोलो, ऑनलाइन में बोल रही हैं, So बोलो बेटा। order depends और क्या, upon temperature and pressure, and molecularity is independent of temperature and pressure. लेकिन बेटा ये बात इन्होंने बोल दी है, जैसे आपने कहा ना, ऑर्डर डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट मीन्स इट इज एक्सपेरिमेंटल टर्म, ठीक है। और ये वेरिएबल है, मतलब इट इज वेरिएबल टर्म, एंड मॉलिक्युलरिटी इज इनवेरिएबल, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं डिपेंड कर रही, दैट मीन्स मॉलिक्युलरिटी इज थ्योरेटिकल। तो जो हमने पहला पॉइंट बोला कि ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल, तो उसमें ये अपने आप इंक्लूड हो गया, टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड करेगा। मॉलिक्युलरिटी इज थ्योरेटिकल, मतलब वो टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रही। और क्या डिफरेंस था, अगर कोई एक्सेस में होगा तो मॉलिक्युलरिटी में काउंट होगा, और अगर कोई एक्सेस में होगा तो ऑर्डर में काउंट नहीं होगा। ऑर्डर जो है स्लो स्टेप के लिए निकाला जाएगा, सारे स्टेप्स के लिए नहीं निकाला जाएगा, सिर्फ स्लो स्टेप जैसे रेट डिटरमाइनिंग। मॉलिक्युलरिटी हर स्टेप की अलग अलग होती है। फिलहाल अंतर सबको क्लियर है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और पूछना पड़ेगा, तभी आप पढ़ के आओगे, नहीं तो ऐसे ही आ जाओगे। डिफाइन रेट, रेट ऑफ रिएक्शन बताओ बेटा। अरे लोग, अब ये भी कोई डेफिनेशन है, इसमें कोई हैंड रेज करने वाली बात है? हद हो गई, रेट की डेफिनेशन आपको नहीं आती? Rate of change of concentration per mole per unit time. बेटा आपकी डेफिनेशन सही है, लेकिन स्टार्टिंग गलत है। रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन तो गलत हो गया ना। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। भैया सही से बोल लो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज रेट, ठीक है। तो बेटा अब ऐसा मान के चलिएगा कि आप, मतलब वैसे तो मैंने बुक बताई है, वो बुक से भी करिए, ये एक दो बच्चों ने बुक लाए भी हैं, ठीक है। तो डेली टू डेली अगर आप क्वेश्चंस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा आपके रिवीजन का भी, ठीक है। चलिए आज की हम हेडिंग स्टार्ट करते हैं आगे पढ़ना। तो हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में पहली हेडिंग, काइनेटिक्स किसे कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन थी बेसिकली स्टडी ऑफ
रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट एंड मैकेनिज्म। फिर दूसरी हेडिंग हमने पढ़ी कि रिएक्शन कितने टाइप की है, तो रेट के बेसिस पे स्लो, फास्ट और वेरी फास्ट, या स्लो, मॉडरेट और वेरी फास्ट, और स्टेप के बेसिस पे एलिमेंट्री, कॉम्प्लेक्स। फिर हमने पढ़ा रेट क्या है, रेट में यूनिट्स क्या है, ग्राफ क्या है, और रेट किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। फिर हमने पढ़ा ऑर्डर क्या है, ऑर्डर किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसका ग्राफ क्या है। यहां तक हुआ। फिर ऑर्डर के बाद हम पढ़ रहे हैं, सॉरी, रेट कांस्टेंट के बाद अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी। पहले रेट पढ़ा, फिर रेट कांस्टेंट पढ़ा, और अब ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी में ऑर्डर पढ़ना। पहले ऑर्डर का नाम है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहला ऑर्डर है बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन में पहला पॉइंट तो आ गया, वही डेफिनेशन। तो जीरो ऑर्डर की डेफिनेशन हो गई कि वो रिएक्शन जिसमें Rate doesn't depend upon concentration. वेरी गुड, बिल्कुल सही है, दोनों डेफिनेशन आप लोगों की सही है। एक बच्चे ने ये कहा है रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही। किसी बच्चे ने ये कहा कि फ्लो स्टेप का सम जीरो आएगा, तो वो भी सही है, फ्लो स्टेप में पावर का सम। फिलहाल कंसंट्रेशन से रेट डिपेंड नहीं कर रहा, तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है अगर कंसंट्रेशन पे नहीं कर रहा? तो बेटा रेट डिपेंड किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे कर सकता है, जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, लेकिन रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो बाकी किसी फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पे नहीं। तो हमने ये लिख दिया आर प्रोपोर्शनल टू सी की पावर जीरो, एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज वन। तो बेटा आप लिखोगे आर इक्वल्स टू कांस्टेंट की, तो रेट कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द रिएक्शन, वो चेंज नहीं होता। और इसका पहला ग्राफ ये आ गया, अगर मैंने रेट और टाइम में ग्राफ खींचा है तो समय के साथ रेट चेंज नहीं होगा, रेट कांस्टेंट रहेगा। ग्राफ तो पढ़ना आता ही है अब आपको। तो यहाँ टाइम एक्सिस है, यहाँ रेट एक्सिस है, रेट कांस्टेंट है और टाइम बदल रहा है। तो बच्चे टाइम बदलने के साथ रेट ना बदला, ये जीरो ऑर्डर है। इज इट क्लियर? कई लोग इसका ये ग्राफ बना देते हैं, बट इट इज मीनिंगलेस, कोई जरूरत नहीं है इसका कि रेट और कंसंट्रेशन की पावर जीरो में स्ट्रेट लाइन आएगा। उन्हें पता होता है ना y इक्वल्स टू mx, दो चीजें जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन पे स्लोप आता है, तो बना देते हैं, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? आप कहना क्या चाहते हो कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर जीरो में? आप कहना क्या चाहते हो? कुछ है ही नहीं है। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, वो तो है ही नहीं कुछ। तो आप ये ग्राफ दिखा क्या रहे हो? तो इसीलिए आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, रेट टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। बोलो क्लियर? सेकंड, अब रेट की जगह हम क्या लिखते हैं? dx by dt डिफरेंशिएशन टर्म में इक्वल्स टू k, और यहां से आ गया dx इज इक्वल टू माइनस k dt। बोलो क्लियर है? ठीक है, ये कहलाती है इसकी डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन। ठीक है, पहले रेट की जनरल डेफिनेशन, सेकंड आता है हमारा डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन। ये ठीक बेटा, इसे इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन आएगी, जो इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेट आपको आता होगा, मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं। इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे, और ये कांस्टेंट का तो होता नहीं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा इसका इंटीग्रेशन कहलाएगा सी, यानी कंसंट्रेशन, और ये के का के रहेगा, dt का इंटीग्रेशन टी प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बोलो क्लियर है? हाँ बेटा क्लियर है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या आएगा बच्चों? बेटा अगला स्टेप क्या आएगा? इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू बनानी है, तो टाइम जीरो रखते हैं। ठीक है, तो आपने टाइम जीरो रखा तो आई की वैल्यू आ गई सी नॉट। ठीक है, जैसे टाइम जीरो रखा, ये टर्म तो निपट गया, आई की वैल्यू सी नॉट यहाँ पुटअप कर दिया आपने, और जैसे आपने यहाँ पुटअप की तो सी इक्वल्स टू सी नॉट माइनस केटी इक्वेशन दिखने लगेगी। इज इट क्लियर? इक्वेशन क्या दिख गई? ये सी नॉट तो हो गया प्लस का, और केटी या माइनस का ये हो गई। ठीक है, तो इस इक्वेशन से जरा सतर्क रहना, ये इक्वेशन बहुत आती है और बच्चों से गलत भी होती है। ये इक्वेशन क्या आ गई? c इक्वल्स टू सी नॉट माइनस kt। बच्चों इसी में अगर यहाँ लॉग लिख देंगे ना, इसी में लॉग, तो यही फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर की इक्वेशन सिर्फ लॉग का अंतर है। यहाँ लॉग नहीं लिखा तो ये जीरो ऑर्डर है। अब आपको c इक्वल्स टू सी नॉट माइनस kt इक्वेशन समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो क्या है। व्हाट इज c नॉट? क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। व्हाट इज c? कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t। समझ में आया?
व्हाट इज केटी? केटी क्या है? कंसंट्रेशन रिएक्टेड इन टाइम टी। ध्यान से देखो, ये इनिशियल है, ये फाइनल बची हुई है। इनिशियल में से क्या घटाया होगा? जितना रिएक्ट कर गया। तो केटी क्या है? रिएक्टेड। अब लौट के यहां आओ, तुम्हें तुरंत दिख जाएगा। व्हाट इज डीएक्स? डीएक्स क्या है? डीएक्स इज केडी, यानी इन दोनों का मल्टीपल डीएक्स है। डीएक्स का मतलब यही तो होता है कितना रिएक्ट किया। समझ में आया? एक्स या क्या लेते हैं, क्या रिएक्टेड। तो ये आ गया केटी, मतलब कितना रिएक्ट हो रहा है। ये इनिशियल है, कितना लिया था, कितना रिएक्ट हो गया, इसमें से घटा तो बच गया आगे। ठीक, फिलहाल सिंपल मैथमेटिक्स, y इक्वल्स टू mx माइनस mx प्लस c का ग्राफ दिख रहा है हमें। ये रहा c इक्वेशन का y एक्सिस, ये p x एक्सिस और माइनस k स्लोप, और यहां जहां ये कट कर रहा है वो इस c की इनिशियल वैल्यू इंटरसेप्ट। तो c इक्वल्स टू c नॉट माइनस kt, ये ग्राफ दिखाया जाएगा। जरा इस ग्राफ से बच के रहना, क्योंकि बोर्ड में ये ग्राफ 2 बार आ चुका है और इन्होंने चालाकी क्या की, एक सेट में ऐसे ही दे दिया और दूसरे सेट में यहाँ एल एन लिख दिया खाली इसके आगे, एल एन। अब वही गड़बड़ हो गई, नकल करने वाले फंस गए उसमें। ठीक है, जो एल एन नहीं लिखा तो वो 0 ऑर्डर का था, और जिसमें एल एन लिखा था उसमें फर्स्ट ऑर्डर था। तो वहां कई क्वेश्चन बच्चों के गलत हुए। फिलहाल तरीका क्लियर है? एनी डाउट? तो ये आ गया तीसरा पॉइंट, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, और ये आ गया इसका ग्राफ। ठीक है, मतलब हर ऑर्डर में रिवीजन में 5 पॉइंट याद रखने हैं बस। कौन कौन से 5 पॉइंट? पहले तो भाई रेट या जो ऑर्डर की जनरल डेफिनेशन है वो क्या है, उसका ग्राफ क्या है। दूसरा पॉइंट डिफरेंशियल रेट लॉ क्या है। तीसरा इंटीग्रेटेड क्या है। पहले तीन तो समझ में आया। चौथा हम हमेशा कहते हैं हाफ लाइफ देख लें, क्योंकि ये यूनिट मतलब यहां तक आ गए हैं तो हमें पता है कितना बचा, कितना रिएक्ट किया, तो हाफ लाइफ आ जाएगी। तो चौथे पॉइंट पे हम आएंगे, हाफ लाइफ। पहले 3 मिटा दूं बच्चों, पहले 3 में किसी को दिक्कत? अब बच्चों यहां अगर आप चौथा पॉइंट लिखते हैं हाफ लाइफ, तो इसी इक्वेशन से लिखना चाहिए, बल्कि मैं इस इक्वेशन नहीं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखो कितने बच्चों को समझ में आता है। क्या बच्चों ये क्लियर है कि t हाफ इज इक्वल टू c नॉट बाय 2? क्या ये क्लियर है? मैंने डायरेक्ट लिख दिया बेटा। अभी मैंने आपको समझाया था kt क्या है। व्हाट इज kt? कितना रिएक्ट किया। हाफ लाइफ में कितना रिएक्ट करेगा? इनिशियल का आधा। ये रहा इनिशियल का आधा, उस टाइम को हाफ लाइफ के। तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। जिन्हें नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, वो इस इक्वेशन में रख के देख लें। कैसे? जब आप हाफ लाइफ कहोगे तो यहाँ टी आप लिखो, और ये बाद में बचेगा कितना, आधा चला गया, आधा ही बचेगा, तो c नॉट बाई 2 लिखो। तो ये उधर चला गया, वो इधर आया, तो c में से c नॉट बाई 2 जाएगा, c नॉट बाई 2 जाएगा। फिलहाल हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला है बच्चों, वो आ रहा है c नॉट बाई 2t। ये फॉर्मूला यहां से दिख रहा है कि हाफ लाइफ कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये 2 के तो कांस्टेंट है, वो यहां आ जाएगा। तो हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन आर। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो हाफ लाइफ ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन कम होगी तो हाफ लाइफ कम। इज इट क्लियर क्या कहना चाहते हैं? एक भाई समझिए, ये कह रहे हैं 100 मोल्स थे, ये 50 तक गए, फिर 25 तक गए। यहां से यहां तक हाफ लाइफ सपोज लेट सपोज 20 इयर्स, तो यहां से यहां हाफ लाइफ 10 इयर्स हो जाएगी। क्यों भैया हाफ लाइफ आधी क्यों हो गई? क्लियर है? हाफ लाइफ किस पे डिपेंड कर रही थी? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आधी तो हाफ लाइफ। या कोई बच्चा ये भी कह सकता है ये भाई जीरो ऑर्डर है, इसकी स्पीड कांस्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड? इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल मोल ही रिएक्ट करेंगे। तो अगर 50 मोल को रिएक्ट करने के लिए 20 इयर्स लगे, तो 25 मोल को रिएक्ट करने में 10 इयर्स लगे। समझ में आया? क्लियर है? फिर से सोच के देखो, क्या ये फॉर्मूला क्लियर है कि ये अगर मैंने कहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए t 100% इज ट्वाइस ऑफ हाफ लाइफ। कहने का मतलब कि जो भी हाफ लाइफ टाइम है जीरो ऑर्डर में, अगर उसका दुगना टाइम दे दें तो रिएक्शन समाप्त, रिएक्शन खत्म हो जाए। समझ में आया? क्लियर है? फिर से सोचो, अगर मैंने कहा कि 20 साल में ये 50 मोल रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो अगले 20 साल में भी 50 ही रिएक्ट करेंगे, क्योंकि जीरो ऑर्डर है। 50 है, 50 रिएक्ट कर दे तो जीरो ही तो हो गया, खत्म ही तो हो गया। इसलिए जीरो ऑर्डर में ये रिलेशन है।
कि T 100% इज ट्वाइस ऑफ हाफ। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कंसेप्ट के हिसाब से कि जीरो ऑर्डर वो ऑर्डर है जिसमें रेट कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे, इक्वल फ्रैक्शन नहीं, इक्वल परसेंटेज नहीं, इक्वल मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा? ध्यान से देखना, यहां से यहां आ रहा है तो यहां से यहां इसका ये 50%, समझ में आया? यहां से यहां इसका 50%, ठीक है? तो 50% के लिए क्या टाइम बराबर है ना? इसके 50% के लिए टाइम कुछ और है, इसके 50% के लिए टाइम कुछ और। तो इसका जो 50% या फ्रैक्शन कहे, हाफ ऑफ होने का टाइम, वो हाफ ऑफ होने का टाइम डिपेंड कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन पे। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो हाफ लाइफ ज्यादा, कम होगी तो हाफ लाइफ कम। बोलो क्लियर है? चलिए, पहले 4 पॉइंट हो गए। पहले डेफिनेशन ऑफ रेट हो गया या जीरो ऑर्डर डेफिनेशन हो गया, फिर डिफरेंशियल रेट लॉ हुआ, फिर इंटीग्रेटेड रेट लॉ हुआ, फिर हाफ लाइफ हुआ या कोई रिलेशन हुआ, ठीक है? फिफ्थ पॉइंट हम यहाँ कह सकते हैं यूनिट ऑफ के की यूनिट कैसे आए। तो आपकी इच्छा है, आप कोई भी फॉर्मूला पकड़ के के की यूनिट बता सकते हैं, हम इससे भी बता सकते हैं। आर और के सेम थे, तो अगर आर और के सेम थे तो के की यूनिट वही है जो आर की। या कोई बच्चा कहे कि हम यहाँ से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से बताओ कि इस के की यूनिट बतानी है तो ये टी हाफ नीचे आ जाएगा। तो सी नॉट बाई टी हाफ, सी नॉट क्या है? मोल पर लीटर, टी हाफ क्या है? टाइम, तो मोल पर लीटर पर सेकंड पर मिनट जो भी है वो है। तो यूनिट ऑफ के इज मोल पर लीटर पर टाइम। ध्यान रखना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में यूनिट ऑफ के एंड यूनिट ऑफ आर इज सी। बताओ भैया, जीरो ऑर्डर क्लियर है? एक और पॉइंट अगर पूछ सकते हो तो एग्जांपल, वैसे तो कोई पर्टिकुलर एग्जांपल होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल टर्म और एक्सपेरिमेंट बदलने पे आंसर बदल सकता है। फिर भी रट्टाफिकेशन में एक दो एग्जांपल याद रखें जो एनसीईआरटी के हैं। H2 + Cl2 ट्वाइस HCl, ये जीरो ऑर्डर मानी गई है सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है? क्यों है भैया जीरो ऑर्डर सनलाइट की प्रेजेंस में? क्योंकि इसमें सनलाइट का ही की रोल है। अगर वो सनलाइट ज्यादा होगी इंटेंसिटी तो रेट ज्यादा हो जाता है, वो कम है तो रेट कम हो जाता है, और H2 या Cl2 बढ़ाने घटाने से कुछ नहीं। दूसरी एक रिएक्शन एनसीईआरटी ने ये दे रखी है, ट्वाइस अमोनिया मोलिब्डेनम कैटलिस्ट N2 और 3H2, और उसमें ये भी लिखा है कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकती है। कब हो सकती है फर्स्ट ऑर्डर? लो प्रेशर, लो प्रेशर। MO कैटलिस्ट है ये मोलिब्डेनम, ये MO कैटलिस्ट है। हाँ नहीं बेटा, बच्चों ये रिएक्शन में यहाँ पे ये कैटलिस्ट है, और कैटलिस्ट के ऊपर होता है सरफेस एरिया पे एक्टिव साइट जिसपे चीजें जुड़ती है फिर प्रोडक्ट बनती है। तो जनरली कैटलिस्ट इज वेरी माइन्यूट अमाउंट, कैटलिस्ट थोड़ा सा होता है, इसकी कंसंट्रेशन ह्यूज होती है। तो भाई कैटलिस्ट के पास एक्टिव साइट मान लो 10 है और इसके पास 1000 मॉलिक्यूल है, तो एक कॉमन सेंस है कैटलिस्ट के पास एक्टिव साइट अगर 10 है तो एक सेकंड में 10 ही मॉलिक्यूल रिएक्ट कर पा रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं। मैं कह रहा हूं हर सेकंड में भी रिएक्शन चल रही है तो एक सेकंड में 10 ही रिएक्ट कर पा रहे हैं, तो हर सेकंड में 10 ही कर रहे हैं, तो तुम ये 1000 की जगह लाख रख लो, 2 लाख रख लो, तब भी हर सेकंड में 10 ही रहेगा। ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर, यानी इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर तुम कैटलिस्ट को ले लो एक्सिस में, इसे ले लो कम, मतलब कैटलिस्ट के एक्टिव साइट है 10,000, तुम्हारे पास मॉलिक्यूल है खाली 1000, तो भैया एक सेकंड में 1000 रिएक्ट कर गए। अब तुमने 2000 ले आए तो एक सेकंड में 2000 भी रिएक्ट कर ले, 4000 ले आए तो एक सेकंड में 4000 भी रिएक्ट कर ले। तो अब तुम्हें लग रहा है स्पीड बढ़ रही है, समझ में आया? तो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर में तब मानी जा सकती है जब जब कैटलिस्ट जो है वो एक्सिस में दिखे, ठीक है? ठीक, बाकी एनसीईआरटी में एक पॉइंट प्रेशर का भी दे रखा है, अगर आप पढ़ेंगे तो दिख जाएगा, लेकिन इतना अभी डिटेल में मत जाइए, अभी पहले बेसिक को याद रखिए, ठीक है? कोई डाउट जीरो ऑर्डर? अब आते हैं मेन जो हमारे कोर्स में बेटा, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है बच्चों? ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा फेवरेट है, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है? तो पहला पॉइंट तो आपको मालूम है
rate of reaction depends on concentration of one molecule only. ठीक है, तो इन जनरल फर्स्ट ऑर्डर इसे कहते हैं और इसी को याद रखें, इसमें ज्यादा उलट पुलट ना करें। ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग में कई बार टफ करने के लिए वो देते हैं कि इसकी पावर हाफ, आगे एक और लिखा उसकी भी पावर हाफ, तो भी तो फर्स्ट ऑर्डर हो सकती है। समझ में आ रहा है? दोनों की पावर हाफ हाफ है, हो सकती है तब भी, लेकिन अभी आपके लेवल में इतना ही। तो बेसिकली वो वहां क्या चेक कर रहे हैं, मैंने क्यों कहा इंजीनियरिंग मेडिकल क्यों नहीं कहा, वहां वो चेक कर रहे हैं उनका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, क्योंकि फिर इंटीग्रेट करने में ये पावर आगे आके इंटीग्रेट थोड़ा टफ हो जाएगा, वो चेक कर। आपके 12th स्टैंडर्ड में या मेडिकल लेवल तक ये सिंपल वन ही है, लेकिन कंपटीशन लेवल पे ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि एक ही मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, याद आया? सूडो यूनिमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल दो होते हैं लेकिन ऑर्डर वन ही होता है, उससे दिमाग में रखेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट यहाँ पे इसका ग्राफ, तो ये आ गया रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ ऐसा। ठीक है, रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ ऐसा है। ठीक है, और अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ क्या आएगा, तो ये अभी आगे मैं जब पढ़ाते जाऊंगा तो आपको दिखा दूंगा इसका कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ, प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखा देंगे ऐसा है। फिलहाल आप ध्यान रखिए कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ ऐसा है। ठीक, क्योंकि कंसंट्रेशन और टाइम के ग्राफ का स्लोप रेट होता है। ठीक है, और यहाँ रेट लगातार डिक्रीज हो रहा है, तो ध्यान रखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट घटता है, और ये अभी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक, चलिए ग्राफ बना लिया। अब हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन की, जो इसकी इंपॉर्टेंट है। आपको याद है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन? डायरेक्ट याद है? वेरी गुड। तो बेटा इसमें क्या था, डिराइव करेंगे। ये A से B रिएक्टेंट जा रहा है, इनिशियल C0 या जो भी चाहे मान ले, ये नहीं है इनिशियल, X रिएक्ट किया, C0 माइनस X बचा और ये X बन गया, और रेट इज प्रोपोर्शनल टू C0 माइनस X, और मैं इसी में कर दे रहा हूँ यार, इक्वल टू K और R की जगह dx by dt विद माइनस। ठीक है, इसे इंटीग्रेट करेंगे, और आपको याद होगा इंटीग्रेशन करते समय इंटरचेंज कर लेते थे, dx अपॉन c0 माइनस x कंसंट्रेशन टर्म इधर, k dt इधर, और ये इंटीग्रेट हो गया, और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन आपको याद होगा log x होता है। ठीक है, तो वही वाली स्ट्रेटजी रखनी है, ये 1 अपॉन ये x ही पढ़ लो पूरे को, c0 माइनस x को, तो ये हो गया ln c0 माइनस x, और इसका इंटीग्रेशन पहले की तरह से kt प्लस c आएगा विद या kt प्लस i आएगा विद माइनस साइन। आई होप सो, यहां तक कोई डाउट आपको नहीं है। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट i की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे? टाइम 0 क्योंकि जब टाइम 0 है उस समय i की वैल्यू हमें इजीली पता लग गई, और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे टाइम कुछ भी हो जाए, है ना, तो ये हमेशा रखा जा सकता है। i की वैल्यू यहां से यहां रखी, और जिन बच्चों को याद है पिछला वाला, क्योंकि मैंने जीरो ऑर्डर में कहा था, तो जरा ध्यान से देखिए, क्या ये वही इक्वेशन नहीं दिख रही आपको? c इक्वल टू c0 माइनस kt नहीं दिख रही, खाली एक ln का अंतर है, ये लॉग या नेचुरल लॉग का अंतर है, और आप भी मालूम है इसे विद द बेस 10 में चेंज करके न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, फिलहाल इस इक्वेशन में कोई डाउट? अब अगर इसको थोड़ा मैनेज करके लिखें, या पहले तो इसी को देख लो, ये ग्राफ कैसा आएगा, बताओ भैया ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, दिख गया, y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस c, तो मैं इसका ग्राफ ऊपर बना दे रहा हूं यहाँ, ये आ गया बेटा ln c की एक्सिस, ये टाइम एक्सिस, ये k या माइनस k स्लोप। बेटा ग्राफ में ना माइनस साइन लिखते नहीं, आपको मालूम होगा, ग्राफ में दिखा देते हैं स्लोप नेगेटिव दिख रहा है, क्योंकि फिर माइनस माइनस प्लस ना हो जाए न्यूमेरिकल करते समय। तो ये हो गया ln c। ठीक है, कोई डाउट? फर्स्ट ऑर्डर में यहां तक क्लियर है? डाउट है बोलो। आप समझ नहीं लो, मैं ये आपसे कह रहा हूं, ये c0 माइनस x है ना, इसको मैं कह रहा हूं फाइनल कंसंट्रेशन, बाद की कंसंट्रेशन यानी c, तो इस पूरे टर्म को मैंने c माना। तो अगर ये पूरा वही c टर्म है, तो
तब इंटीग्रेशन सोचिए, ठीक है। आप इसे अलग अलग करके या वैसे करके सोचेंगे तो दिक्कत आएगी। ये तो हमने कह दिया बात की कंसंट्रेशन, इस पूरे को एक टर्म मान लीजिए सी, जैसे बुक वाले भी यही करते हैं, जिससे ये माइनस माइनस का चक्कर खत्म हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आपके दिमाग में हो सकता है वो मैथमेटिक्स का हो, a माइनस एक्स है, a अलग करो x अलग करो, तो अच्छा a माइनस एक्स ये है क्या एक्चुअली, ये फाइनल कंसंट्रेशन होगा, a इनिशियल बटा ये रहा, ये इनिशियल, ये रिएक्टिव, ये फाइनल है। इस पूरे को c भी तो मान सकते हैं, तो इस पूरे को c मानते हुए करो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, कोई डाउट। अब यहां तक हटा दो, ठीक। और बच्चों ये क्वेश्चन अब आपके सामने थी, c या ln(c) नॉट माइनस x इक्वल्स टू ln(c) नॉट माइनस kt, और इसको थोड़ा इंटरचेंज करके हमने ऐसे कहा, लिख लीजिए kt इज इक्वल टू ln(c नॉट अपॉन c नॉट माइनस x, या k इज इक्वल टू, अब मैंने विद द बेस 10 किया है तो इसलिए यहाँ एक कन्वर्जन फैक्टर लिखा है, तो ये जनरली रटी जाती है इक्वेशन सबसे ज्यादा, तो ये आ गई k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log c नॉट अपॉन c नॉट माइनस x, और बेटा इसे c नॉट अपॉन c भी लिख सकते हो, c मतलब फाइनल कंसंट्रेशन, c नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये हमारा पॉइंट हो गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, उसका ग्राफ। डेफिनेटली अगली चीज हम हाफ लाइफ की बात करेंगे, ठीक है, बोलो क्लियर है बेटा। जब हाफ लाइफ कहेंगे तो इस t की जगह t हाफ लिख देते हैं, 2.303 अपॉन k लिखते हैं, और ये था इनिशियल और ये बाद का बचा हुआ, और ऑब्वियसली बाद का बचा हुआ c नॉट बाई 2 ही बचेगा, ये c नॉट चला जाएगा, log 2 ऊपर आ जाएगा, 2.303 मल्टीप्लाइड बाई log 2 अपॉन k आ गया, और आपको सबको ही रटा होना चाहिए 0.693 बाई k आ गया। तो हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला है उसमें c नॉट गायब है, व्हाट इज c नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन गायब है, मतलब हम टारगेट तो हाफ लाइफ को कर रहे हैं, बट एनी परसेंटेज, हाफ लाइफ मतलब होता है 50%, बट फॉर एनी परसेंटेज, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन डू नॉट मैटर। क्या कहना चाह रहे हैं, 100 से 50 गया 5 इयर्स लगे, 50 से 25 जाएगा तब भी 5 ईयर ही लगेंगे, और 25 से 12.5 जाएगा तब भी 5 ईयर ही लगेंगे, एंड सो ऑन। मतलब हमेशा जब भी 50% होगा, जो भी क्वांटिटी गिवन है उसका 50% होगा, तो उतना ही टाइम लगेगा जितना पिछली बार 50% होने में लगा है। अब जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, अगर एग्जामिनर ने कहा है इक्वल टाइम में इक्वल फ्रैक्शन या परसेंटेज रिएक्ट कर रहा है, तो आंसर होगा फर्स्ट ऑर्डर। ये इक्वल टाइम में इक्वल फ्रैक्शन या परसेंटेज रिएक्ट हो रही है फर्स्ट। लेकिन अगर उसने पूछा होता है इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट रिएक्ट कर रहा है, इक्वल कंसंट्रेशन रिएक्ट कर रही है, तो आंसर होगा 0। तो जरा इस पे जरा फोकस रखना, इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट है या इक्वल परसेंटेज, मतलब क्या, फिर से देखो, जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन, या बुक में क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे तो दिखेगा कि 0 मिनट या 10 मिनट 20 मिनट और 30 मिनट में, ठीक है, 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट में 10 मोल 20 मोल और 30 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, तो बताओ ऑर्डर क्या है, तो आंसर है 0। क्यों, क्योंकि 10 मोल 10 मिनट में रिएक्ट की, तो रेट क्या आ गया, मोल पर लीटर पर टाइम 1 आ गया। 20 मोल 20 मिनट में रिएक्ट किए तो भी रेट वही आया, और इसमें भी रेट, तो रेट कांस्टेंट आ गया ना, तो जब रेट कांस्टेंट है तो ऑर्डर क्या हो गया, 0। समझ में आया, क्लियर है, तो ये आंसर 0 होगा। अब जरा यहां देखें फर्स्ट ऑर्डर में, ये तो मिटा दूंगा हाफ लाइफ, हाफ लाइफ में तो कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को, क्लियर है बेटा, चलिए ये हटाते हैं। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप यहां देखते हैं, चाहे आप इसे लिख के कर लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए, एक क्वेश्चन बोल देता हूं, आप लिख के कर लीजिए, और ये पहले भी करा रखा है, नोट्स में है, ठीक है, लिखिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 10% reaction takes place in 10 minutes
10% reaction takes place in 10 minutes. Good. 10% reaction takes place in 10 minutes. After 40 minutes, how much percentage will remain? 40 मिनट के बाद कितना रह जाएगा ये बताना है. 10% reaction takes place in 10 minutes. After 40 minutes, how much percentage will remain? बताइए. बताओ. समझ में आया? गलत है बेटा. देखो बच्चों, इसको करने के दो तरीके हैं. ठीक है, ऑब्वियसली मैथमेटिकल अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच, और अगर आप मैथमेटिकल अप्रोच कर सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं है. ठीक है, एंड ऑब्वियसली मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से वही एक्सपेक्ट करेंगे. कितना? हाँ, तो ये आपने जो अप्रोच लगाई है ना 65.61, अगर आपका आ गया तो बेस्ट है. अगर आपने 10% करके किया तो अच्छी बात है, मैथमेटिकल किया तो अच्छी है. आंसर तो दोनों से यही आएगा. देखिए बच्चों, आपको करना कैसे चाहिए? 2.303 अपॉन टाइम 10 log 190. समझ में आया मैंने क्या लिखा? के का फॉर्मूला लिखा. 10 मिनट में कितना चेंज हुआ? ठीक. अच्छा, के का फॉर्मूला कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, तो अब हमने यहाँ 40 लिख दिया और 100/x लिख दिया. इन दोनों को सॉल्व कर. ये कहलाती है मैथमेटिकल अप्रोच. बस इसमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा. ठीक है, क्यों? ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल. और कुछ बच्चे इसके बाद एंटी लॉग ना लेके पंगे से बचने के लिए 1/4 यहाँ ऊपर कर देते हैं, तो लॉग हट जाता है, फिर फोर्थ पावर करके निकाल देते हैं. लेकिन वो अच्छी अप्रोच नहीं. ठीक है, अच्छी अप्रोच क्या है? log 10/9 करिए. व्हाट इज log 10/9? log 10 minus log 9, 4 से मल्टीप्लाई, और ये log 100 minus log x लिखिए. log 100 2 होता है, हमें मालूम है. ठीक है, तो यहां से आपकी वैल्यू आ गई है शायद 2 minus log x इक्वल्स टू, ये log 10 होता है 1, log 9 होता है 0.95. तो डिफरेंस आ गया 0.05 मल्टीप्लाई बाय 2b. ठीक है बच्चों, 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 2. आई होप तो ये आपका आ रहा है 0.2 इज इक्वल टू 2 माइनस log x, यानी log x इक्वल्स टू 1. ठीक है, अरे सॉरी, मैंने मल्टीप्लाई 4 से ही किया है. 5 4 का d लिखा है, लेकिन लिखा 1 था. ठीक है, तो ये log x 1.8 आ गया. तो x एंटी लॉग लेंगे. एक अप्रोक्सीमेट में बता रहा हूं एंटी लॉग लेने का जो तरीका है. तो इसे 1 और 0.8 अलग अलग देख लें. ये 1 है, ये 0.8, इन दोनों को अलग अलग पूछ लीजिए, है ना. और 1 का एंटी लॉग 10 होता है, log 10 1, तो 1 का एंटी लॉग 10. और 0.8 का एंटी लॉग क्या होगा बेटा? 7 का एंटी लॉग होता है, या 7 का लॉग होता है 0.84. 7 का एंटी लॉग 0.84, तो ये 7 से कम होगा. ठीक है, तो नियरली 6.5 ले लेते हैं. तो इसका एंटी लॉग आ गया 65. ठीक है, तो पहले आप लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, और फिर लिखेंगे x की वैल्यू नियरली 65. ठीक है, जब मेरे पास टेबल नहीं है तो ऐसे ही करना पड़ेगा. ठीक है, लॉग टेबल हो तो तुरंत हो जाएगा, टेबल से देख लेंगे एंटी लॉग लेंगे. एनी डाउट? ठीक. हाँ, देखो एग्जाम में ये बड़ी अच्छी बात लगी हमें सीबीएसई पेपर में. वो पता क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आपको जैसे log 1.8 का एंटी लॉग चाहिए, ये भी दे देंगे, और एक आध और दे देंगे कंफ्यूज करने के लिए. ठीक है, और 2-3 लॉग और दे देंगे, जिससे कि कोई भी बच्चा लॉग टेबल ना हो. तो जो इस क्वेश्चन में रेलेवेंट होगी, जो जो सोच सकता होगा, वो उसको क्वेश्चन में लिख देते हैं. log 2 इतना, एंटी लॉग ये, वो 2-3 दे देते.
क्यों? क्योंकि कुछ साल पहले तक, एक आध साल पहले तक लॉग टेबल अलाउड थी, तो उन्हें पता चला ये तो गड़बड़ है, लॉग टेबल अलाउ होना गड़बड़ है। कैसे गड़बड़? हाँ, बच्चे क्या करते, टीचर से नकल करवाते थे। बच्चे क्या करते थे, सर से कहते सर लॉग टेबल देना, हाँ उन्होंने दे दी सर ने। सर मासूम, सर को क्या पता। पीछे वाले ने या क्लास के उस तरफ वाले बच्चे ने पूछ लिया, बेटा चौथे का, पांचवें का, 10वें का आंसर दिया है, बता जल्दी से। उनने सारे लॉग टेबल में लिख दिया आंसर पेंसिल से, ठीक है। उसके उस लड़के ने आवाज लगाई, सर लॉग टेबल चाहिए। हाँ हाँ ले ले सर, मैं दे आऊं। नहीं नहीं तुम बैठो भाई। सर खुद जा रहे हैं यहाँ से नकल की सामग्री उठा रहे हैं, वहां जाके दे रहे हैं कि बेटा अब तुम नकल करो, हम लाए तुम्हारा फर्रा उठा के। तो सीबीएसई को पता चल गया यार, ये जो है बच्चे बहुत शातिर है, ये लॉग टेबल का गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने लॉग टेबल बंद कर दिया, ठीक है, लेकिन लॉग की वैल्यू गिवन। अब ये बता दें इस क्वेश्चन को। अब बच्चा इसकी सेकंड अप्रोच जो एक दो बच्चों ने लगाई वो की गारंटेड, और वो कहलाती है जिसे कहते हैं ना कि जब कोई बच्चे शार्प माइंडेड होते हैं तो वो डायरेक्ट भी लगा लेते हैं, मतलब वो दूसरे तरीके से सोच के भी लगा लेते हैं। जैसे ये 100 था, 90 हुआ, 10%, जो भी टाइम दिया है 10 मिनट। अब बेटा आपने अगले स्टेप में क्या गलती कर दी, अगले स्टेप में भी 10 मिनट में 10% रिएक्ट करना था, और इसका 10% नहीं है, इसका 10% थोड़ी है। समझ में आया? तो अब 81 हुआ, फिर 72.9, फिर 65.56, जो भी इन्होंने बताया वो, ठीक है। तो ये वाली अप्रोच लॉजिकल अप्रोच कहलाती है, कि आपने लॉजिक लगा दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा था, ऐसे ऐसे करें, क्योंकि हमें गणित आती नहीं तो हमें ऐसे करेंगे। इज इट क्लियर? कोई डाउट? ठीक, मिटा दूं अभी से। अब इस पॉइंट पे जरा फोकस रखना, ये पॉइंट आपसे गलत होता है। क्या गलत होता है? हम 10% में 10 10 10 नहीं लिखते जाते हैं, तो यहां से ये समझना जरूरी है दिस वन। अब बच्चों मैंने कहा था शुरू में ग्राफ समझा दूंगा कि ये कैसे आया कंसंट्रेशन टाइम। अब मेरे हिसाब से आप खुद ही समझ जाओ, ध्यान से देखो बेटा, ये ग्राफ आपके अपने आप समझ में आने लगेगा। ये शुरू में 100 मोल्स थे, यहाँ कहीं 50 लिखा है, ये 100 से 50 रिएक्ट हुए व्हाटएवर द टाइम, ठीक, 50 मोल्स। क्या अगली बार 50 मोल्स ही रिएक्ट करेंगे? इतने टाइम में अब कितने करेंगे? 25। तो टाइम तो उतना ही होगा, लेकिन मोल्स पहले से इससे मुकाबले क्या हो जाएंगे? हाफ। और आगे जाएंगे तो और हाफ, और आगे जाएंगे तो और हाफ, और ये लाइन ऐसे। इज इट क्लियर? और साफ दिख रहा है स्लोप कम हो रहा, स्लोप कम हो रहा है यानी रेट कम हो रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर में समय के साथ स्लोप या रेट कम, मतलब शुरू में 10% को रिएक्ट करने के लिए अगर 10 मिनट लगे हैं, तो अगले 10% को रिएक्ट करने के लिए जरूरी नहीं 10 से ज्यादा। समझ में आ गया? और अगर हमेशा नहीं, सॉरी ये गलत बोल गया, 10% को रिएक्ट करने के लिए तो 10 ही मिनट लगेंगे, लेकिन अगर शुरू में 10 मोल्स को रिएक्ट करने में 10 मिनट लगे हैं, तो आगे 10 मोल्स को रिएक्ट करने में उससे ज्यादा। समझ में आ गया? परसेंटेज के लिए तो उतना ही टाइम। बोलो भैया फर्स्ट ऑर्डर क्लियर है? और वो बुक लाया था एक बच्चा दिखा रहा था अभी मुझे, कौन लाया था? एमटीजी वाली चैंपियन। अरे वेरी गुड। तो ये बुक मैंने मंगाई इसलिए कि मैं आप लोगों से इसका डिस्कस करूं। बेटा आगे पास करो। थैंक यू बच्चों। ये वाली किताब थी एमटीजी चैंपियन, जो हमने कल कहा था बोर्ड्स के लिए रिवीजन पैटर्न के लिए। इसमें अच्छी बात क्या थी, कंसाइज है, सब कुछ पास पास है और छोटे फॉन्ट्स में है, तो ऐसा लगता है कम है, ठीक है। पेज नंबर 62। अब इसमें मैंने जो बुक आपको रेफर की वो इसलिए, एक पेज की तो थ्योरी है, उससे आपको मतलब भी नहीं रखना। अब यहां से क्वेश्चन शुरू हुए, तो पेज नंबर 65 जो मेरे पास बुक है उसमें क्वेश्चन है। 65 में क्वेश्चन में पहला है हेडिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अरे मैं क्लास के चक्कर में इसी वक्त मैं अभी इसके क्लास का 10 मिनट
मुझसे भी नहीं हो पाया, तो आपको सब बता देंगे, इकोनॉमिक्स अगर नहीं हुआ तो और भी पूछना है। तो बच्चों ये आया अब आपका पहली हेडिंग रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और इसमें उन्होंने दे रखे हैं 5 क्वेश्चन, एक नंबर के 2 और 2 नंबर के 3। ये पांचों करेंगे तो रेट तैयार होगा, सिर्फ 5 क्वेश्चन। अब जरा ध्यान देना, इसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग रेट, और उसके क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होके ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होके यस ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 30 तक इन्होंने फैक्टर अफेक्टिंग रेट दिया है, लेकिन उसमें ऑर्डर भी इन्वॉल्व है। और 31 से शुरू किया है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जो आज हमने पढ़ा था। इसमें रीजन असर्शन भी डाल दी है, ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न पे है, रीजन असर्शन भी है। और बेटा ये जो 31 से शुरू हुई है ना हेडिंग, ये फिर ऑलमोस्ट एंड तक ही गई है, और किताब में है नियरली 83 क्वेश्चन, तो ऑलमोस्ट एंड तक है। बीच में एक हेडिंग दे रखी है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, टेम्परेचर डिपेंडेंस वो इस साल हटा दी गई है, अरेंजमेंट इक्वेशन, तो ऑलमोस्ट आखिरी तक है। तो अब आपके लिए कल के लिए होमवर्क ये है कि अच्छा इसके जस्ट बाद इसके आंसर्स या डिटेल्ड सॉल्यूशन भी है। कुछ सॉल्यूशन में इन्होंने ग्रे अंडरलाइन किया है, मतलब ग्रे मार्किंग की है वो, हाँ नहीं, जिसमें इन्होंने ग्रे मार्किंग की है वो सॉल्यूशन वो है जो लिखने में थोड़े प्रॉब्लम कर सकते हैं आपको, या वो टफ सॉल्यूशन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट कह लीजिए। या कई डेफिनेशन होती है ना जो हमें समझ तो आती है, ऐसे ये कहते हैं पर लिखे कैसे एक नंबर में, तो वो प्रॉब्लम करती है, तो वो इन्होंने अंडरलाइन या ये कहें इसको शेडेड करके दिया है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो अगर बाई चांस आपके पास इन 80 क्वेश्चन पढ़ने का टाइम ना हो तो आंसर देख लेना, जिसमें ग्रे किया है ना उसका क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना। इज इट क्लियर? तो वो वाले क्वेश्चंस जरूर करके लाइएगा। तो कल आप प्रॉब्लम्स लेके आना, याद करके आना, एंड ऑब्वियसली सबके पास सेम बुक होगी तो थोड़ा आसान रहेगा। किताब का नाम MTG चैंपियन लेटेस्ट लेना, ठीक है, इस साल का एडिशन लीजिएगा जिसमें 2020-21 समथिंग लिखा होगा वही, क्योंकि इस साल के रीजन सेशन उन्होंने ऐड, ठीक है। हैव ए नाइस टाइम, बाय।